दोस्तों, हिंदुस्तान के सभी किसान भाइयों, रिफॉर्म एग्रो सॉल्यूशन से मैं एनडी पाटिल पिलियूकर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फिर एक उम्मीद करेंगे कि हम इस उम्मीद पे है, उम्मीद आएगी, उम्मीद आएगी, उम्मीद आ सकती है, उम्मीद आ गई, लेकिन हमारा भरोसा टूट गया। फिर भी हम कहेंगे उम्मीद आएगी, उम्मीद आएगी, क्योंकि इस उम्मीद की उम्मीद हम दूसरों से नहीं करेंगे। इस उम्मीद की उम्मीद हम दूसरों से नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का हर किसान भाई, इस उम्मीद को हम खुद तैयार करेंगे। इस उम्मीद को हम खुद ही तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ हम हमारा तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, मिट्टी में का खाद क्या होता है। तो थोड़ा सा मेरा व्हाइट बोर्ड खराब हुआ है, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना व्हाइट बोर्ड है। अभी नया व्हाइट बोर्ड लिया है, लेकिन मेरे वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ये होता है। अभी जो मेरे घर में है वो मेरे ख्याल से दूसरा कोई लेके गया, तो इसी से चला रहे हैं। अगली बार हमारे घर पे जो थिनर हम यूज़ करते हैं कहीं कहीं, वो थिनर से पूरा साफ करके डेफिनेटली, और बाकी भी पेन नहीं चल रहे हैं, क्या करें। दोस्तों, किसान भाइयों, मैं भी 2005 से पूरा खेती कर रहा हूँ। मैं 100% किसान हूँ, और किसान के लिए दर दर पूरा भटकता हूँ। जैसे बंजारा एक तारा लेके पूरा हिंदुस्तान घूमता है, वैसा भी मैं एक बंजारा ही हूँ। दोस्तों, जो जमीन का पीएच देख रहे थे, मेरे ख्याल से जमीन का पीएच कैसे बढ़ता है। 6 से लेके 7 तक ही जमीन का पीएच होना चाहिए। 7.1 से लेके आगे जैसे पीएच बढ़ता है, तो हमें जमीन से डाला हुआ खाद हमारे फसल को, हमारे पेड़ पौधों को नहीं मिलता। इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे क्या होता है। ऐसी क्या रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, या केमिस्ट्री जो है, ये रसायन से बदलाव जो आते हैं, वो कैसे हो सकते हैं। तो आपको समझने के लिए मैं एक अलग से इस केमिकल का आपको परिचय करवा के वो कैसे पीएच में बाधा डाल सकता है, ये आप समझ पाए। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल किया है, और इस एग्जाम्पल के भरोसे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बरोबर। तो दोस्तों, ये जो पूरे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है, या कोई भी फर्टिलाइजर है, इसके ऊपर पूरे सृष्टि में जो भी चीज है, वो 2 या 3 रूप में, उसका जो क्लासिफिकेशन जो है, उसको हम 2 या 3 ही भाग में बांट सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में बिजली लगी है, फैन एकदम दो में लगी है, करंट हवा तो ये बिजली जो है, बिजली का जो बल्ब जलता है या फैन चलता है, तो उसमें तार कितने होते हैं? 2, एक पॉजिटिव, दूसरी निगेटिव। फैन में भी 2 तार होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। लेकिन इस सृष्टि में 2 से काम नहीं चलता, वो 3 होते हैं। तीसरा बहुत ही छुपा रस्तम होता है, लेकिन बहुत जरूरी चीज होती है। जैसे मेल और फीमेल, आदमी और औरत। तीसरा भी होता है, जो हम क्या बोलते हैं उसे, नपुंसकलिंगी बोलते हैं, या हिंदी का शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो
बीच वाला भी एक होता है। वैसे इसके ऊपर भी 3 चार्ज होते हैं। दोस्तों ये पूरा पृथ्वी का जो चक्र चल रहा है ये 3 स्टेप में चलता है, 3 स्टेप पे। अगर ये 3 स्टेप का हम अध्ययन करेंगे तो खेती हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इसके ऊपर ये 2 या 3 चार्जेस कौन से हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके ऊपर ये रासायनिक बदलाव होता है, इस केमिकल बदलाव होता है, उससे पीएच का भी कैसे बदलाव होते हैं, ये जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं और वो बेसिक भी साइंस का है। दोस्तों नाइट्रोजन जो है वो निगेटिव है, निगेटिव। फास्फोरस जो है वो भी निगेटिव है, लेकिन पोटैश पॉजिटिव है। जो हम 3 प्रकार के प्राथमिक खाद डालते हैं उसमें से 2 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है। कैल्शियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव यानी धन भारित और निगेटिव यानी ऋण भारित। सल्फर निगेटिव है। दोस्तों आगे चल के जो सूक्ष्म खाद होता है, सूक्ष्म खाद होता है उसमें जिंक पॉजिटिव, फेरस यानी आयर्न वो भी पॉजिटिव, मँगनीज पॉझिटिव्ह. खूप माग घेऊ नको नाही तर हे दिसणार नाही काहीच. आताच दिसत नाही मोजे खालचं कॅल्शियम दिसत बरं क्लोरीन. ओके. कॉपर पॉझिटिव्ह, सॉरी हाँ यस, झिंक पॉझिटिव्ह, फेरस पॉझिटिव्ह, मॅग्नीज पॉझिटिव्ह, कॉपर पॉझिटिव्ह, बोरॉन निगेटिव, मॉलिब्डेनम निगेटिव एंड क्लोरीन निगेटिव. दोस्तों इसमें निगेटिव कितने हैं और पॉजिटिव कितने हैं? इसमें निगेटिव है 1, 2, 3, ये 4, 5 और 6, 5 और 6. जो 13 प्रकार के फसल के खाद है, 13 प्रकार के फसल के जो खाद है उसमें 13 में से 6 निगेटिव है और बचे हुए 7 पॉजिटिव है. बचे हुए 7 पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. दोस्तों 7 पॉजिटिव और 6 निगेटिव. तो 13 खाद में हम जो जमीन में डालते हैं 13 में से 7 पॉजिटिव है और 6 निगेटिव है. दोस्तों निगेटिव जो खाद है, केमिकल खाद, वो पीएच को बढ़ाते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं और पॉजिटिव खाद जो है वो पीएच को बैलेंस करते हैं, यानी कि कम करने की कोशिश करते हैं. तो 6 और 7 का अगर समतोल, बैलेंस, उसका एक प्रमाण अगर अच्छा आता है, बराबर आता है, तो जमीन का पीएच ऐसे होता है. तो दोस्तों आप बोलेंगे, किसान भाई सब बोलेंगे कि हमें ये बोल दो, ये कितना डालना है, ये कितना डालना है, ये कितना. मैंने कल पहले एक एपिसोड में तो बोला था 60% एनपीके प्राइमरी न्यूट्रिएंट, 25% 25% सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और 15% सूक्ष्म खाद पॉजिटिव न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म खाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हो गए 100%. लेकिन हमारे जमीन में कौन सा पहले कितना है, जो आज तक हमने फर्टिलाइजर डाले हैं वो कितने फिक्स हुए हैं, उसकी मात्रा कम करने के लिए कुछ अलग अलग ट्रीटमेंट्स है. वो जमीन में बचा हुआ फास्फोरस है, पोटैश है, उसको उठाने के लिए, अपटेक करने के लिए, हमारे पौधों को मिलने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसका भी अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे. तो दोस्तों इसका बैलेंस अच्छा होता है तो हमारी जमीन का पीएच बराबर हो जाता है. अगर ये बैलेंस कम ज्यादा हो जाता है तो हमारे निगेटिव खाद बढ़ते हैं तो पीएच बढ़ता है. तो देखो
दोस्तों हमारे हमने देखा है कि जो फल सब्जियां कल्टीवेशन करने वाले जो किसान भाई है उनको छोड़ दिया, यानी कि अंगूर है, अनार है, आम है, केला है और कुछ टमाटर जैसी सब्जियां, टमाटर और आलू, ये फसल हम छोड़ देंगे तो बाकी जितनी फसल पेड़ पौधे हैं जिसका हम खेती करते हैं उसमें मेरे ख्याल से ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का अपने खेत में डालते हैं। उसमें सबसे ज्यादा क्या डालते हैं? देखो बहनों भाइयों, किसान दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा हमारा प्यारा खाद जो है वो यूरिया है और यूरिया में नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा हम नाइट्रोजन डालते हैं। दूसरा जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट था, मेरे ख्याल से 1960-65 में नाइट्रोजन आ गया। फॉस्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट सुपर फॉस्फेट के माध्यम से या ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से ये फॉस्फोरस 1970 के बाद में आ गया, 75 के आसपास, और 5-6-7 साल के बाद सुपर फॉस्फेट हमारे जमीन में इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो डायमोनियम फॉस्फेट यानी 1846 1846 यानी कि 45+1 जो होता है, हिंदी में मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, 1845 नहीं 46 1846 जीरो जो है डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट वो आ गया। दोस्तों नाइट्रोजन में भी निगेटिव है, फास्फोरस में भी निगेटिव है, लेकिन आज की तारीख में भी बहुत सारे जमीन में हमारे किसान भाई पोटैश बहुत कम डालते हैं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस ही डालते हैं। दोनों निगेटिव है तो पीएच बढ़ता जाता है, पीएच बढ़ रहा है। दोस्तों एक मैं उदाहरण यहां पे पेश करना चाहूंगा कि हमारे इस देश को अंग्रेजों के हाथ से छुड़ाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों हमारे सर जमी के लिए मर मिटे, यानी कि अपना बलिदान दिया देश के लिए। हर पहले जमाने के लोग, हमारे दादा परदादा जो थे, बहुत लड़े, बहुत सकारात्मक सोच, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले हमारे दादा परदादा थे, क्योंकि उस जमाने में यूरिया जैसा खाद नहीं आया था। जो भी डालते थे, गोबर डालते थे, कुछ पेंट डालते यानी कि केक डालते थे, और हमारा गोबर का खाद डालते थे, जो हमारे पाला है, पन्ने हैं, उसका जो कंपोस्ट करके डालते थे, तो उसमें सभी के सभी 13 न्यूट्रिएंट, 13 प्रकार का खाद जो है उसमें बैलेंस रहता था। तो एक से यानी कि निगेटिव 6 है, पॉजिटिव 7 से है। अगर एक भी हमें पॉजिटिव, हमें न्यूट्रिएंट डोमिनेट करता है, हमारे शरीर में ज्यादा होता है, तो हम अच्छा सोचते हैं, सोचते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में निगेटिव इतना भर रहा है कि हम 10वीं पास होने के बाद में जब कोई रूरल का लड़का रहता है, खेडूत जो रहता है, जो छोटे गांव का किसान का बच्चा होता है, तो बोलता है मैं आर्ट को जाऊंगा, मैं साइंस या कॉमर्स, अंग्रेजी में जहां पे होता है वो अंग्रेजी से उसे डर लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग कम है। क्योंकि एक कहावत है दोस्तों, जैसा अन्न वैसी बुद्धि, जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा जैसी प्रजा, अन्न वैसी बुद्धि। हमारे अन्न में ज्यादा से ज्यादा हम यूरिया, डीएपी डाल रहे हैं, दोनों के दोनों निगेटिव है, इसलिए हम नकारात्मक, बहुत
निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, हम नकारात्मक सोच हमारी बढ़ रही है। दोस्तों, कुछ भी दंगा फसाद करना है इस देश में तो बहुत ये शातिर दिमाग के जो लोग होते हैं, इन्होंने कुछ तो डाल दिया हमारे मन में, तो हम दंगे फसाद करते, उसको 10 मिनट नहीं लगता, क्योंकि हमारा ये नकारात्मक सोच है। दोस्तों, वैसी सोच हमारे पुराने जमाने के लोगों में नहीं थी, क्योंकि उनके आहार में, उनके भोजन में जो भी था वो पॉजिटिव था। उस जमाने में दोस्तों, मैं एक प्राकृतिक उदाहरण देना चाहूंगा यहां पे। जो पहले समय के घोड़े रहते थे, घोड़ा घोड़ा यानी कि अश्व जो होता था, वो अश्व आज भी नीचे बैठता नहीं है। दोस्तों, ऐसा एक प्राणी है घोड़ा, जो अश्व होता है, वो जिंदगी भर जन्मने के उसको जब जन्मता है, जैसे खड़े रहता है, जब तक वो मरता नहीं तब तक आड़ा होता नहीं है। वो कभी भी नहीं बैठता। वो बैठने के लिए, वो शरीर को आराम देने के लिए सिर्फ एक पांव ऊपर करता है। बहुत देर तक, घंटों तक एक पांव ऊपर करता है। उस पैर को आराम मिल गया तो दूसरा पांव वो नीचे करता है, दूसरा ऊपर करता है, 3 पैर पे ही खड़ा रहता है, उस पैर को आराम देता है। इसी तरह वो चारों पांव को आराम देता है, लेकिन जिंदगी में कभी भी बैठता नहीं है। दोस्तों, उस घोड़े को भी हम जो खिला रहे हैं चना दाल, उसको भी खाद जो डाल रहे हैं वो यूरिया डीएपी ही डाल रहे हैं, पोटैश बहुत कम डाल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा निगेटिव जो हम धन भारित नहीं जा रहा है, ऋण भारित बहुत जा रहा है, तो हम उसकी भी सोच घोड़े की भी निगेटिव हो रही है। तो दोस्तों, आजकल के जमाने में घोड़े बैठ रहे हैं और कुत्ता अपने मालिक को काट रहा है। कुत्ता मालिक को काट रहा है। ये जो हो रहा है उसका रोल ये भोजन है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा अन्न वैसी सोच। तो दोस्तों, दुनिया की सोच बदलने की चाबी हमारे किसान में है, लेकिन इस किसान को अनपढ़ रखा है, क्योंकि अगर किसान जाग गया, अगर किसान पढ़ा, उसके समझ में आ गया, तो ये पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, किसको गुमराह करेंगे। शहर के लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम किसके पास है? हम जैसे अनपढ़ किसानों के पास है। पढ़े हैं बहुत, लेकिन उस पढ़ाई का इस्तेमाल आज तक हमने किया ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह पीएच काम करता है। तो जो भोजन है अपने पेड़ पौधों का, उसमें से 6 निगेटिव होते हैं, 7 पॉजिटिव होते हैं। पीएच कम ज्यादा होने में ये रासायनिक खाद का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए दोस्तों, हम हर अपने पौधों को, हर हमारे पेड़ को, हमारी फसल को जो भी खाद देंगे, आधा ही दे दो, लेकिन वो पूरा अच्छा खाद दे दो। पूरा अच्छा खाद दे दो तो हमारा जमीन भी अच्छा रहेगा, हमारी निकली हुई फसल वो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी रहेगी। वो हमारे मानव में, हर प्राणी में उसका काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। अगर हमारी फसल तंदुरुस्त होगी, बहुत अच्छे क्वालिटी की होगी, तो हम बहुत कम बीमार पड़ेंगे। बहुत ही कम बीमार पड़ेंगे। तो पूरे विश्व के जो जनजातियां हैं, कोई भी है, उसको कितना बीमार रखना है, और कितना बीमार तो हम रखने की सोच ही नहीं सकते किसान भाई, लेकिन उनको अच्छी हेल्थ रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर कौन काम करता है तो किसान काम करता है। दोस्तों, जीने के लिए सबसे पहले लगता है वो भोजन लगता है, खाद लगता है, वो किसान पैदा करता है। और जरूरत अगर पड़ती है, थोड़ी बहुत बीमारी आती है, तभी दवाओं की जो जरूरत होती है। तो मैं
सभी से निवेदन करूंगा, पूरे विश्व के लोगों को दुआ करें कि आपको, हम सबको दवा कम लगे, क्योंकि किसान अच्छी तरह से भोजन तैयार कर सके। किसान और ये पूरा जो फल सब्जियां पेड़ पौधे हैं, पशु पंछी है, सब मिला के आप मिलके आपके लिए बहुत अच्छा भोजन तैयार करें। तो दोस्तों, इस तरह से ये पीएच होता है। अगर ध्यान से देखिए, 7 पॉजिटिव से 6 निगेटिव निकल गए तो कितना आ गया? +1 आ गया। तो इसको इसी कैसा बैलेंस करता है देख लीजिए। मैंने बोला था 0.90 से लेके 1.10 या 1.1, इसके ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉर्मल रेंज है। तो पीएच अगर अच्छा होता है तो बहुत सारी पैमाने में ईसी भी कंट्रोल हो जाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन ईसी को बदलने के लिए सिर्फ इतना ही पीएच कंट्रोल होना जरूरी नहीं है। अगर पीएच कंट्रोल हो गया तो ईसी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। उसका ये कारण है, जमीन में सोडियम कितना है, फ्लोराइड्स कितना है, क्लोराइड्स कितने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स कितना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है। हम यूरोप में गए थे तो वहां पे देखा मैग्नीशियम कार्बोनेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 40% तक मैग्नीशियम कार्बोनेट है हमारे भारतीय जमीन में। हिंदुस्तान के पूरे सरजमी पे मैग्नीशियम कार्बोनेट 2% से भी ज्यादा नहीं है। किसी भी प्रयोगशाला में इसका डिटेक्शन भी नहीं करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी यूरोप में बहुत जगह पे हमने देखा 50-60% है। 50-60% कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे इंडिया में 10% एवरेज है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चुनखड़ी, चूना जो खैनी को लगाते हैं, चूना, वो ज्ञान बात वगैरह करें ना, ऐसे लोग खाते हैं वो। तो वो चूना 50%-60% है। मैग्नीशियम कार्बोनेट 40-50% है। फिर भी वहां के किसान पढ़ाई करके, साइंस का, विज्ञान का आधार लेके बहुत ही अच्छी तरह से खेती करते हैं। अगर हमारे जगह पे जो गायरान बोलते हैं, जो व्हाइट मिट्टी बोलते हैं, वहां पे कुछ भी आता नहीं, पेड़ लगवाए तब भी आते नहीं है, गाय भैंसों को खाने के लिए वहां पे घास भी नहीं उगता, ऐसे जमीन पे, वैसे जमीन पे बहुत सारे यूरोप में खेती की जाती है, वो भी बहुत अच्छी खेती की जाती है। तो दोस्तों, विज्ञान का आधार लेना बहुत जरूरी है। विज्ञान का आधार लेना बहुत जरूरी है। तो ये इसी हम समझ गए दोस्तों। उसके आगे है ऑर्गेनिक कार्बन, ओसी। ये मैं पूछ लेता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लिख ले। वीडियो पॉज करें, लिख ले। जिसने लिख लिया उसी को ये पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ये पूरा सुना होता है। सुनने के बाद अगर पूछा, कुछ 2 क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, तो समझ में नहीं आता। तो जो उसने पॉइंट लिखे हैं, जो मैंने ये व्हाइट बोर्ड पे लिखे थे, अगर वो एक बार पढ़ेगा तो पूरा लेक्चर उसको याद आएगा। दोस्तों, जमाना मोबाइल का आ गया है। हम सामने वाले से फोन करते हैं कि एक वादा करते हैं। वादा करने के बाद कुछ दिनों के बाद हम उनसे मिलते हैं। वो दोस्त बोलता है, हम बोलते हैं दोस्त को, अरे दोस्त, हमने ये वादा किया था, तो क्या किया उसके ऊपर विचार? वो दोस्त बोलता है, अरे ऐसा कुछ वादा हमने किया ही नहीं है, ऐसे हमारी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि जो बात किया था वो निकल गया, उसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि एंड्रॉयड फोन में अभी रिकॉर्डिंग आया है, उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो, लेकिन जो छोटे छोटे फोन है उसमें रिकॉर्डिंग नहीं है।
लेकिन पुराने जमाने में खत लिखते थे, खत लिखने के बाद वो जाता था, 10 साल के बाद भी वो बोलता था हमारे ने ऐसा तय किया है, ये देखो आपके हस्ताक्षर में वो खत है, आपने ही लिखा है, एक सबूत बन जाता था। तो सबूत पूरे मिटाने के इस टेक्नोलॉजी ने, जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसमें सबूत भी मिट रहे हैं। तो पढ़ाई करना है तो लिखना जरूरी है, अगर लिखते रहे तभी हम समझ पाएंगे, अगर हम समझ पाएंगे तभी हम इस खेती में कुछ अच्छी होने की उम्मीद करेंगे और हम बोल सकते हैं उम्मीद आएगी, उम्मीद आ रही है, उम्मीद आ गई है। और हम उम्मीद का भरोसा नहीं, हम उम्मीद को पाल रहे हैं और उम्मीद के भरोसे ही हमने सीख के कुछ तो अच्छा किया है। देखिए दोस्तों, ये जो पूरा एग्रीकल्चर साइंस है, ये जो सॉइल साइंस है, मिट्टी का शास्त्र है, मैं आपको एनडी पाटिल पिल्यूकर बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको आप समझ जाए इसकी कोशिश कर रहा हूं। तो तीसरा जो आता है वो क्या होता है, ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन। मैंने कितना बोला, वो 2 के ऊपर 2% तक होना चाहिए। 2 के नीचे जैसे जैसे आएगा हमारे खेती में, जो हमने ये रासायनिक खाद डाले हैं, हमारे पौधों को, हमारे फसल को बहुत कम मिलेगा। दोस्तों, जब मैं नया था, एक मेरी भी उम्मीद थी कि मैं कुछ तो बन पाऊंगा, मैं भी कभी लोगों को पढ़ाऊंगा, इस उम्मीद में मैं भी था। जब पढ़ाने की कोशिश मैंने चालू किया तो सामने से बहुत सारे लोग टॉन्टिंग करते थे, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक लेते थे, क्योंकि मैं तो उस वक्त नया था। जिस वक्त मैंने ये ओसी शब्द लिखा बोर्ड पे, तो एक आदमी बोला, साहब अब आपका कीर्तन जो है वो हमारे समझ में आ रहा है, अब आप जो पढ़ा रहे हैं इसका उत्तर हम लिख लेंगे, और आपने जो 2% ओसी है वो जो लिखा है वो सरासर गलत है। मैंने बोला, अरे यार, मैंने एमएससी एग्रीकल्चर का इतना अध्ययन किया है, सॉइल साइंस इतना पढ़ा है, लोगों को सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। दोस्तों, मैंने जो पीएच 7.1 बढ़ने के बाद कितना खाद कम मिलता है, 7.3 को कितना कम मिलता है, 8.5 को कितना कम मिलता है, ये जो मैंने जो मैथमेटिकल जो फिगर मैंने लिख के दिया है, दोस्तों ये फिगर मेरा खुद का नहीं है। महाराष्ट्र में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हमारे जमाने में महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर के कॉलेज 10 हुआ करते थे, आज करीब करीब मेरे ख्याल से 100 के ऊपर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन पूरे भारत में करीब अगर 1000 इतना नहीं होगा एग्रीकल्चर कॉलेजेस की उम्मीद करेंगे, लेकिन उतना नहीं होगा, करीब 300-400 होंगे पूरे इंडिया में, भारत में एग्रीकल्चर कॉलेज। लेकिन विश्वविद्यालय कितने होंगे भारत में? महाराष्ट्र में ही 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका में मेरे ख्याल से बागलकोट में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बैंगलोर, और बागलकोट नहीं है, बागलकोट में अभी नया हॉर्टिकल्चर का कुछ हुआ है, और मेरे ख्याल से विजापुर में भी नहीं है। एक दूसरा एक स्टेशन है कोल्हापुर और बेंगलोर के बीच में, कोल्हापुर से नजदीक है, वो एक एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो कर्नाटका में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तीसरी हुई नहीं, मालूम नहीं है, लेकिन हर स्टेट को एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। गुजरात में मेरे ख्याल से 2 थी, अब कितनी है मालूम नहीं है। तो पूरे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालय कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70 होंगे, तो इसके आगे नहीं है। तो भारत के सभी कृषि विश्वविद्यालय ने जमीन का स्टडी करके
दिल्ली में उसका कॉपी भेजते हैं, यानी कि रिसर्च जो किया है, अध्ययन किया है, वो दिल्ली में भेजते हैं। दिल्ली में किसको भेजते हैं? दिल्ली में भेजते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI एंड ICAR, इनको भेजते हैं। और वहां पे पूरा कंसोलिडेट करके वो फिगर जो पब्लिश करते हैं, वो पब्लिश किए हुए फिगर मैंने आपको ये अंक लिखे थे, वो मेरे खुद के नहीं है। ये भी अंक जो होता है वो एग्रीकल्चर साइंस का है, लेकिन ओसी लिखने के बाद एक किसान खड़ा हुआ, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही भोला सा वो किसान, उसने बोला सर आपने गलत लिखा है, 2 ओसी में कुछ भी नहीं होगा। मैंने बोला भैया अगर 2 के ऊपर इसी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन कम होता जाएगा, 2 के ऊपर भी ओसी की कोई जरूरत नहीं है। तो भला भला वो आदमी, वो लड़का बोला सर बोले ओसी 2% से कुछ भी नहीं होगा, वो होना चाहिए 42.8%। मैंने बोला इस दुनिया में कहीं भी इतना ऑर्गेनिक ओसी नहीं होता। हाँ, समुद्र के नीचे जो मिट्टी होती है, या किसी डैम में जो मिट्टी जैसी गुलाल जैसी होती है, बहुत साल रहने के बाद उसके अगर 10 फीट मिट्टी का वो मिट्टी है तो उसके नीचे का मिट्टी निकालेंगे, उसमें इतना आ सकता है। अरे सर बोले आपने क्या मट्टी मट्टी लगा रखा है? बोले ये उसी यानी कि मट्टी का नहीं बोल रहे हैं, बोले हम जो चपटी आती है वो एक ब्रांड है ओसी, ऑफिसर चॉइस, उसमें 42.8% होता है, वो अल्कोहल होता है। तो दोस्तों वो ओसी यानी कि वो ओसी नहीं है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, सेंद्रीय कर्ब, मराठी में सेंद्रीय कर्ब बोलते हैं, हिंदी में सेंद्रीय खाद, खाद नहीं, खाद यानी कि पूरा बड़ा होता है, और उसमें से जो सैप होता है, उसमें से उसका आत्मा होता है, मेन तत्व होता है, उसको ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। वो 2% होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक कार्बन क्यों होना चाहिए जमीन में? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है, सेंद्रीय कर्ब जो है, वो हमारे जमीन का आत्मा होता है, आत्मा होता है, जमीन का आत्मा, यानी कि सेंद्रीय कर्ब, ऑर्गेनिक कार्बन। क्यों बोलते हैं इसे जमीन का आत्मा? दोस्तों हमने सेंद्रीय खाद डाला या ये रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद डाला, वो जमीन में डालते हैं हम। जमीन में डालने के बाद ऊपर से हमने पानी दिया, ये जो खाद है पानी में घुल गया, और हमारी जड़ों ने, हमारे पेड़ पौधों के रूट्स ने, जो बाल जैसे होते हैं, उसने खींच लिया। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा खाद हम जमीन में डालते हैं, पानी में घुल जाता है, वो पानी में घुला हुआ खाद हमारा जड़, हमारी मूल यानी कि मूड़ी बोलते हैं हम मराठी में, वो हमारा पौधा चूस नहीं सकता, क्योंकि वो ज्वार है, वो बाजरा है, वो चावल है। हमें भूख लगने के बाद हम चावल ऐसा खाएंगे क्या? नहीं खा। चावल को हमें उसमें कुछ कंकर वगैरह है वो निकालने पड़ेंगे, कचरा है वो निकालना पड़ेगा, वो हमें एक बर्तन में डालना पड़ेगा। उसको जितना लगता है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, उतना पानी डालना पड़ेगा, उसको उबालना पड़ेगा, और वो पकने के बाद, वो चावल पकने के बाद साग और सब्जी के साथ ही हम खाना खा सकते हैं। दोस्तों ये खाना बनाना वगैरह जो है बहुत कम पुरुष करेंगे,
बहुत कम पुरुष करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महिला ही करती है। देख लो, हम रोटी बनाते वक्त रोटी तो आप बनाएंगे, लेकिन रोटी बनने के बाद जो तवे के ऊपर जाती है वो 1000 बार टूटेगी, लेकिन हमारी माँ या बहन या लड़की बहुत सहजता से करती है। तो वो जो पकाने का जो स्वयंपाक बोलते हैं मराठी में, या खाना पकाना बोलते हैं, खाना पकाना, ये जो आत्मा है ये क्यों होना है जमीन में? क्यों ये जो चावल साग सब्जी जो पड़ा हुआ है हमारे किचन में, उसको पकाना है। यानी कि हमारे पेड़ पौधों को ये सब डाला हुआ है, वो पानी में घुला भी है, लेकिन उसको आग होनी चाहिए, उसको पकाना है और हमारे पेड़ पौधों को खाने योग्य बनाना है। वो कौन बनाएगा? बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमारे जमीन में लाखों प्रकार के, बहुत 2, 4, 5 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं। वो जीव जंतु कौन से? सभी प्राणियों को मदद करने वाले जीवाणु, यानी कि फास्फोरस को, नाइट्रोजन को घुलाने वाले और अवेलेबल उपलब्ध करके देने वाले जीवाणु, पोटैश को उपलब्ध करने वाली जीवाणु या बुरशी। इसमें एसिटोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है, एजोटोबैक्टर होता है, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस होता है, सुडोमोनास स्पेसीज बहुत होती है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा, बहुत अन्य प्रकार के बहुत सारे ट्राइकोडर्मा हैं, बैसिलस सबस्टिलिस है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, बहुत सारे हैं। बेनिफिशियल 1 लाख से भी ज्यादा प्रकार के अच्छे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, अच्छी बुरसी यानी कि फंगस हमारी जमीन में स्थित होते हैं। वो इस सभी को पकाकर उसका ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, यानी कि सेंद्रीय खाद, सेंद्रीय कर्ब और ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी कि सेंद्रीय एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स वो बनाते हैं। और अब हमारे प्लांट ओनली ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये सभी चीजों का रेसिड्यू नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। तो ये सारी अच्छी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो अच्छे जीवाणु और अच्छी बुरसी है, जो इस प्रकृति ने तैयार करके हमें हमारे जमीन में रखी है, जो हमारे पौधों को मदद करती है ये खाद घुलाने के लिए। तो उस सभी जीवाणुओं को, बुरशियों को भोजन भी लगता होगा। वो उसका भोजन जो है, वो भोजन क्या है? तो वो भोजन है ऑर्गेनिक कार्बन, सेंद्रीय खाद करके है। तो दोस्तों, ये सेंद्रीय खाद जो है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है, वो कहां से आएगा? वो ज्यादा से ज्यादा आता है हमारी गाय भैंस या बकरी, इसका जो गोबर होता है उसमें से आता है। उस गोबर, अगर 1 टन गोबर है तो हम 20 या 25-30 टन जो हमारे खेत में से निकला हुआ प्लांट रेसिड्यू है, यानी कि हमने गन्ना फैक्ट्री को भेज दिया, उसके पन्ने रह गए हैं, हमने चना निकाला तो पीछे पड़ा हुआ जो है वो पूरा काड़ी कचरा जो है, जो भी काड़ी कचरा निकलेगा उसको जलाओ मत, उसको जलाना नहीं है दोस्तों। उसको अगर जलाएंगे तो हवा में पोल्यूशन बढ़ जाएगा, हवा में का ऑक्सीजन कम होके कार्बन बढ़ेगा, जो न चाहने वाले अनवांटेड गैसेस बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों ने कभी भी कुछ भी जलाना नहीं है। तो वो 25 टन काड़ी कचरा और 10 टन या 4-5 टन भी अगर गोबर रहेगा तो उसको डिकम्पोजिशन करके
1 या 1.5 साल के बाद जो बनेगा वो बनेगा कंपोस्ट फर्टिलाइजर, कंपोस्ट बनेगा। वो भी अगर हमने केचुए के पेड़ इसमें बेड में डाल दिया, उसमें केचुए रहते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं हमसे, या गांडूल बोलते हैं, तो गांडूल का खाद भी हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, यानी कि जमीन का आत्मा बढ़ेगा। वो ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा रहेगा तो लाखों प्रकार के जो उपयुक्त बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु है, वो डाला हुआ खाद अपने पौधों को बहुत अच्छी तरह से देंगे। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जब हमारे देश में पानी पड़ता है, यानी कि रेन्स, बरसात होती है, तो बरसात के बाद अगर हमारा पानी जो है जितने तेजी से बहता है हमारे खेत में से, उतना हमारे जमीन में जो तैयार हुआ या हमने डाला हुआ ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। क्योंकि हमारे नदी नाले का जो पानी होता है बरसात के वक्त, वो कैसा होता है, पूरा मिट्टी होती है उसमें। वो मिट्टी यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन है। वो मिट्टी नाले से नदी में जाएगी, नदी से समुद्र में जाएगी, समुद्र से कुछ भी वापस नहीं आएगा, समुद्र से कुछ भी वापस नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो कोई काम का नहीं है। ये दरवाजा लाव कीड़ा ये लागलं, वो कुछ भी काम का नहीं है। तो दोस्तों, हमने ये सीखना है कि ऑर्गेनिक कार्बन का कंजर्वेशन या सॉइल कंजर्वेशन कैसा करना है। सॉइल कंजर्वेशन तो हमारे जो जमीन को जो स्लोप्स है उसको हम कम करेंगे, या बीच बीच में उसके हम वहां पर हम बांध डालेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रकार के ग्रास लगाएंगे, तो पानी का बहाव कम हो जाएगा। वहां से बहा हुआ जो मिट्टी है हमारे ही खेत में अड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी, वो कम से कम जाएगी। बहुत सारे किसान, अगर हमारे खेत में पूरा बहुत बड़ा बरसात आ गई है, बहुत पानी स्टोर हो चुका है, तो किसान बरसात बंद होने के बाद बहुत जल्दी वहां पे जाता है और वो बांध को तोड़ देता है। जो पूरा खेत में जो स्टोर हुआ जो पानी है दोस्तों, वो पानी बहुत स्पीड से बाहर निकल जाता है। वो गाढ़ा पानी रहता है, उसमें मिट्टी मिली हुई है। दोस्तों, ये पानी तुरंत ना निकाले, कुछ 5, 6, 7, 8, 10 घंटे के बाद अगर वो पानी हम बहुत थोड़ी स्पीड से निकालेंगे, बहुत ज्यादा एकदम निकालना नहीं है, बहुत कम मात्रा से निकालते रहेंगे, तो हमारे पानी में जितनी मिट्टी जमी हुई है, जितना ऑर्गेनिक कार्बन जमा हुआ है, वो हमारे जमीन में बैठ जाएगा। ऊपर ज्यादा से ज्यादा पतला पानी रहेगा, पतला पानी, उसमें कम मिट्टी रहेगी, कम ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा, और वह धीरे धीरे निकाला तो हमारी जमीन की, हमारी मिट्टी का जो बह के जाने वाला था वो बचेगा। दोस्तों, इसके ऊपर हमें काम करना है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट था, लेकिन सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के सभी लोग मैं नहीं बोलूंगा, तो कंजर्वेशन तो हुआ ही नहीं है। दोस्तों, सॉइल के ऊपर काम करने वाले, कंजर्वेशन करने वाले बहुत अमीर हो गए, बहुत बड़े हो गए, लेकिन मिट्टी को पकड़ के जो बैठा हुआ किसान है और भी हर साल गरीब होता जा रहा है। इसीलिए हमारी मिट्टी को
हमें ही समझना है, उसको जिंदा रखना है, उसको अच्छा रखना है। दोस्तों, प्राकृतिक यानी कि नैसर्गिक यानी कि अपने आप जमीन 1 इंच तैयार होने के लिए, यानी कि जमीन का जितना जमीन है, तो 100 साल के बाद जितना जमीन है उसके ऊपर 1 इंच आती है करके जमीन बढ़ती है, ऊपर बढ़ती है, बाजू में नहीं बढ़ेगी। और बाजू में जमीन बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों में जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लड़ते हैं, वो जमीन के वजह से लड़ते हैं। पूरा का पूरा जमीन में कुछ भी हम कहीं नहीं कर पाते, लेकिन 1 इंच जमीन का जो बांध होता है, बॉर्डर होता है, उसके लिए हमारे भारतवर्ष में करीब 70% खेती करने वाले लोग, उस 70% खेती के जो लोग हैं उसमें 90% के लोग के जो लड़ाइयां हैं, कोर्ट केसेस है, वो ओनली बांध की वजह से है, बॉर्डर के वजह से है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अरे देश ही हमारे बॉर्डर के लिए इतने लड़ रहे हैं, तो अंदर की जनता क्या करेगी? अंदर की जनता क्या करेगी? हर देश के नागरिक ने हमारे राजा को बोलना चाहिए कि एक ही बार आप अपना बॉर्डर फिक्स करो, उसके बाद चुप रहो, जो है उसमें करने की कोशिश करो, वही तो अच्छा करो। वो नहीं कर रहे हैं या वो लड़ रहे हैं, ये बहुत बेकार बात है। तो दोस्तों, हमने इस जमीन की जो लड़ाइयां हैं, टेक्नोलॉजी इतना आया है, सैटेलाइट सर्वे करने के बाद कुछ 2 या 4 दिन में अगर भारत का सैटेलाइट सर्वे किया, तो कौन सा किसान ने बाजू वाले किसान की कितनी जमीन लिया है, कौन सा किसान आगे गया, दूसरे के खेत में गया है, या दूसरा किसान अपने खेत में आया है। ये तंत्रज्ञान का ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेके 4 दिन में पूरा मामला हल हो सकता है। लेकिन गांव का मामला अगर हल हो जाएगा, गांव में अगर लड़ाई नहीं होगी, तो जो सरपंच चुन के आता है, गांव में 2-3 पार्टियां रहती है, तो लड़ाइयां छुड़वाने के लिए हम छोटे पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, उसके ऊपर सरपंच रहता है, सरपंच लेके आता है हमारे ब्लॉक में, जो जिला परिषद पंचायत समिति होते हैं, उसके मुखिया के पास लेके आती है, वो लेके जाता है आमदार तक, खासदार तक, एमएलए, एमएलसी यानी कि एमपी। इनका पूरा काम ही खत्म हो जाएगा, जाने दो। और ये हम करेंगे, हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दोस्तों, पूरे एशिया पैसिफिक में नासिक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां नासिक डिस्ट्रिक्ट में नासिक तहसील है, ब्लॉक, निफाड़ ब्लॉक यानी कि तहसील, और दिंडोरी तहसील, बाजू में एक सिन्नर तहसील है, चांदवड़ तहसील है, येवला तहसील है, उधर मालेगांव सटाना उधर भी है, देवड़ा है, कड़वन है। लेकिन नासिक, निफाड़, दिंडोरी में बहुत सारे अंगूर के बगीचे हैं। अंगूर के बगीचे में एंगल डाल देते हैं, इस किसान का एंगल यहां है, उस किसान का एंगल वहां है। दोस्तों, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल से जहां पे अंगूर की खेती हो रही है, दोस्तों किसान भाइयों, वहां पे नासिक डिस्ट्रिक्ट में 10% भी हमारे बॉर्डर, हमारे बांध के झगड़े कोर्ट में नहीं है। हर हमारे बाजू वाले किसान से जितना नासिक डिस्ट्रिक्ट में अच्छा रिलेशन है बाजू के किसान से,
उतना नासिक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कहीं और जाएंगे पूरे भारत में, पूरे एशिया में, एशिया पैसिफिक में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हमें बांध बहुत बड़े करने हैं। हमारे बांध जितने चौड़े होंगे और जितने ऊंचे होंगे उतना हमारे जमीन से पानी कम बाहर जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा, और हमारा जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। हमारे बॉर्डर पे अगर हमने, लेकिन बॉर्डर के कुछ घास लगवाए, ऊंचे ऊंचे घास लगवाए, 15-16 फीट तक हाइब्रिड नेपियर ग्रास जाता है। नेपियर ग्रास वो बाजरा और घास का एक हाइब्रिडाइजेशन करके नेपियर करके एक ग्रास निकाला है, 15-16 फुट ऊंची तक जाता है। अगर उसके 2-3 लेयर हमने हमारे बॉर्डर पे लगवाए तो उसकी जड़ें जो है हमारे मेन क्रॉप में नहीं जाती, हमारी मेन क्रॉप में नहीं जाएगी, हमारे भी नहीं जाएगी और बाजू वाले के उसमें भी नहीं जाएगी। उसको हम कभी काटेंगे नहीं। तो जो हवा का बहुत जोर से स्पीड आता है, तो हवा का स्पीड वहां पे कम हो जाएगा। जो सकिंग पेस्ट होता है या सुंडिया की जो अडल्ट होते हैं, जो बटरफ्लाइज होती है, जिससे हमारे कीड़े मकोड़े हमारे यहां पे तैयार होते हैं, अगर वो ग्रास चारों बाजू से हमने लगवाया दोस्तों, तो हम जो कीटकनाशक जो है इंसेक्टिसाइड, हमारे सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसने वाला कीड़ा और अल्ली है, इसमें 30% भी इंसेक्टिसाइड यूज करने की, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 70% वो कीड़े हमारे फसल में 70% कम आएंगे। और ये कम आएंगे तो हमें खर्चा जो है इंसेक्टिसाइड का यानी फफूंदीनाशक हो या, और हाँ, रोग का भी जो स्पोर्स होता है वो भी अट जाता है, उसी पे बैरियर होता है, वो वहां पे अटक जाता है और हमारे जो मुख्य हमारी फसल है उसको प्रोटेक्शन देता है। और हमारे ग्रीष्म ऋतु में जो ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें चलती है, वहां पे ठंडी हवाओं की लहर भी थोड़ी सी कम हो जाती है और हमारे मेन प्लॉट के अंदर वो ठंडी भी कम आएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ा सकते हैं और हम बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को भी कम कर सकते हैं। इसी तरह हम ऑर्गेनिक कार्बन, ये एपिसोड नंबर 3 में हमने कवर किया। आगे बहुत सब्जेक्ट है दोस्तों। मेरे बहुत सारे ऐसी पाठशालाएं किसानों के लिए हुई है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक मेरी पाठशालाएं चली है। 3 दिन तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, 3 दिन तक मैं खुद किसानों को पढ़ा सकता हूं। तो अगर आप कभी मुझे बुलाएंगे तो मैं खुद आके भी आपको पढ़ा सकता हूं। लेकिन ट्रेनिंग आपको 3 घंटे का लेना है, 1 दिन का लेना है, या 3 दिन का लेना है, या पूरे 1 सप्ताह का लेना है, ये आपके ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों, हम उम्मीद नहीं करेंगे, उम्मीद दूसरों को जगाएंगे, उम्मीद दूसरों में जगाएंगे, उम्मीद को हम खत्म करेंगे। कुछ ऐसा काम करेंगे कि जमाना हमें देखता रहे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।